नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए जैसा ऐसे पता है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 395 अनुच्छेद हैं और सिर्फ ये काउंटिंग है। उसके अलावा उसके अंदर और बहुत सारे अनुच्छेदों की संख्या लगभग 400 से ज़्यादा अनुच्छेदों की संख्या है यहाँ पर। तो इतने सारे अनुच्छेदों को याद करना कितना ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है और इस मुश्किल टास्क को क्यों ना हम कुछ इस तरीके से पढ़ें कि हमारे लिए ये ईज़ी हो जाए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इतने जितने अनुच्छेद हैं क्या वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि आपके जो भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, या फिर आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में कुछ खास टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास आर्टिकल्स जो होते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार-बार उन अनुच्छेदों को रिपीट किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो हैं अनुच्छेदों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, बार-बार पूछे जाते हैं और लगभग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आईएएस-पीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से ही प्रश्नों को घुमा-फिरा करके पूछा जाता है। तो हम इन अनुच्छेदों को याद करेंगे। अगर आप इन जितने यहाँ पर मैंने कुल 50 प्रश्नों की यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट लेकर के आई है और ये 50 प्रश्न आपको यहीं पर मैं याद करा दूँगा। एकदम अच्छे से एट द लास्ट आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि उसको मैं काफ़ी ही अच्छे से बताऊँगा, समझाऊँगा और याद करने के लिए भी ट्रिक कुछ जहाँ पर ज़रूरत होगी, उन ट्रिक्स को भी बताऊँगा जिससे कि आप सभी अनुच्छेदों को आसानी से याद कर लेंगे। तो उल कुल 396 या 95 अनुच्छेदों में से आपको सिर्फ 50 अनुच्छेद यहाँ पे बताऊँगा और वही 50 अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में आप जाके बैठ जाओ। अगर अनुच्छेदों से या फिर संविधान से संबंधित किसी भी अनुच्छेद से प्रश्न आता है तो डेफ़िनेटली आप उसे करके आओगे, क्योंकि वो यहीं से आएगा, है ना? तो आप चाहे अभी की जैसे एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए ही ये वीडियो है। आप इसको पूरा देखिए और इन सभी अनुच्छेदों को याद करिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी अनुच्छेद नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है, आप उनके प्रश्नों को जाकर के देखिए और देखिए कि वहाँ पर पॉलिटी से जो अनुच्छेदों के क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे। क्या उन प्रश्नों में यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आप अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जाकर देखिए। वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम में अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न आए थे, क्या वो अनुच्छेद यहाँ पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आपको मैं बता दूँ कि 100% यहाँ से आपको मिलेंगे और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर भी आप इन अनुच्छेदों को ज़रूर पाएँगे, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम जो है, वो इन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊँगा, सारा अनुच्छेदों को बताऊँगा और आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और इसके सबसे पहले प्रश्न को। दूसरी बात बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा, डेफ़िनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, तो आप इसे प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो भी टॉपिक वाइज़ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हो और करंट अफ़ेयर से भी जो संबंधित प्रश्न हैं, तो वैसे प्रश्न हमेशा यहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं, तो आप कमेंट में करिए, ठीक है? आप पॉज़ करिए वीडियो को और वहाँ पे कमेंट करिए कि आपने इसका आंसर किया हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है? तो भारत यानी इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है? तो देखिए ये हमारा अनुच्छेद पहला ही है। प्रथम अनुच्छेद जो भारत का है, उसमें यही बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है? इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। तो देखिए शुरुआत के जो अनुच्छेद हैं, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है?
एक से लेकर के जो 4 तक जो अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में, जो 1 से लेकर के 4 तक के जो अनुच्छेद हैं, वो भारत के संघ के बारे में बताता है, जैसे भारत के राज्यों और भारत के राज्यों की स्थापना से संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसलिए आपको याद हो जाएगा कि अनुच्छेद 1 जो है वो भारत के राज्यों के संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए दूसरे से इसमें फर्क है, वहां पर नए राज्यों को आपस में मिलाने की बात करी गई थी, यहाँ पर नए राज्यों के निर्माण की बात करी गई है, और वर्तमान जो राज्य बने हुए हैं उनके क्षेत्रों या सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है, तो वो है अनुच्छेद 3। ठीक है, तो ये लगातार अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए नागरिकता की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के विषय के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला यानी कि 5वां जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है संविधान के प्रारंभ के समय से नागरिकता, यानी कि जो भारत के जो संविधान जब बना था तो उस समय से जो लोग भारत में रहे थे वो सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न 5 जिसमें बताया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए अब जो है ना 11 के बाद यानी कि 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आपको ये पता भी होगा अगर आपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा गया है तो। ठीक है, तो 12 से लेकर के 35 तक हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों में हमें कुल 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वो 6 प्रकार के अधिकार क्या होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें एक न एक प्रश्न, अगर पॉलिटी से अनुच्छेदों से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल लाजमी होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसलिए इसके जितने आर्टिकल्स हैं वो सभी आर्टिकल्स में यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको करा दूंगा और आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो देखिए विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि 12 है 13 है तो आप कंटिन्यूअसली आप उसे याद कर रहे हैं, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे आपको याद करवा रहा हूँ। हालांकि 14 से लेकर के अगर हम 32 तक की बात करते तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो सब आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उसे प्रतिषेध किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्थान हो या कोई सरकार हो, वो किसी को भी उसके मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 15। चलिए अगला देखते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है। अवसर की क्षमता का मतलब ये होता है कि अगर सरकार की तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई लोक नियोजन कल्याणकारी योजनाएं बनी हुई हैं या फिर नौकरी से संबंधित कुछ वैकेंसीज अगर आई हैं तो उसमें जो है अवसर की क्षमता प्रदान, अवसर की समानता होगी, यानी कि सभी लोगों को उसमें भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये होता है अनुच्छेद 16 के तहत क्षमता का अधिकार है, यानी कि अवसर जो है वो सभी लोगों को बराबर दिया जाएगा। इसी के आधार पर आप जानते हो जो आरक्षण जो प्रणाली है हमारे भारत में वो इसी आधार पर दी जाती है। अवसर की समानता के अधिकार पर ही आरक्षण की जो प्रणाली सिस्टम है वो भारत में डेवलप की गई है। इसके तहत ये होता है कि जो लोग पिछड़े वर्ग होते हैं, जो कम डेवलप्ड हैं, है ना, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, उन्हें आगे आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है ताकि उनको भी समान अवसर प्रदान किया जा सके।
ठीक है। आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है कि छुआछूत का जो सिस्टम था भारत में, छुआछूत का सिस्टम, उसको खत्म किया गया। अगर ऐसा कोई इस तरह का बिहेवियर करता है किसी के साथ में, तो उसे इस अनुच्छेद के तहत दंडित किया जा सकता है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के तहत था और उसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 17 में इसे अंकित किया गया है कि अनुच्छेद अस्पृश्यता नहीं होगी, उसे खत्म कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ काफी सीक्वेंस में और एक तरीके से आपको इन सभी चीजों को अगर आप ढंग से समझेंगे, सिर्फ आपको समझना है ना। आर्टिकल ये कंटिन्यू हम बताते जा रहे हैं और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो भी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आरक्षण आर्टिकल्स हैं वो सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी को बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। देखिए उपाधियों का अंत का मतलब क्या है कि पहले के जो राजा वगैरह होते थे तो उन्हें उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे राजा धीराज, महाराजा धीराज, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख है जिसमें उपाधियों का अंत किया गया। जैसे अभी के टाइम पे अगर कोई उपाधि प्रदान की जाती है, जैसे कि भारत रत्न की उपाधि प्रदान की जाती है, तो ये एक्चुअली उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है। अभी के टाइम पे अगर किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है तो वो क्या है, एक सम्मान है और उस सम्मान के साथ उन्हें कई सारे प्रिविलेज भी मिलते हैं। बट उनके नाम के पीछे ऐसा कुछ वर्ड नहीं जुड़ जाएगा, जैसे भारत रत्न जुड़ जाए या फिर किसी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो पद्म भूषण जुड़ जाए। तो ऐसा नामों के सामने किसी भी तरह का उपाधियों को शोबाजी यहाँ पे नहीं की जाएगी, है ना, जैसे पहले राजाओं महाराजाओं के नाम के पहले किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बताया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषय का कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी, है ना, हमारे देश में बोलने की आजादी है। तो ये जो बोलने की आजादी है ये किसके की कौन सी आजादी के संबंध में है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है, तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 19 पर 20, 21 और 22 तक, ठीक है। तो ये जो चार आर्टिकल है 19, 20, 21 और 22, ये सब चारों आर्टिकल में आपकी स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 19 में वाक स्वतंत्रता, वाक एंड अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार है आपको, ठीक है। इसी के तहत जो कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि बोलने का अधिकार, है ना, मीडिया को बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है। तो वो अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 में ही कई सारे सेक्शंस हैं। तो उसमें से अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का अ जो है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर दिया गया। 19 का डबल अ है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 19 का अ और अ यानी कि 19 ए और फिर से ए, ठीक है। ये होता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में ही कुल 6 तरह की स्वतंत्रता बताई गई है। कुल 6 तरह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वो 6 तरह की स्वतंत्रता, जैसे पहले आपने देखा वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा आपको अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत देश में किसी भी जगह पे जाकर के आप अपना व्यापार कर सकते हैं। कहीं भी भारत देश में रह जाने या बस जाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रदान की जाती है। तो ये जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो सभी अधिकार 19 के तहत हमें प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में
बताया गया है। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए अगर कोई आपने अपराध किया हुआ है तो उसकी सिद्धि के लिए आपको ही गवाह नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, है ना? अगर आपको एक बार दंड दिया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए दोबारा दोषी मानकर दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दी गई है कि अगर किसी चीज़ के लिए आपने कोई अपराध मतलब ऐसा कोई काम किया जो कानून में अपराध घोषित है ही नहीं। जैसे कि अगर हम मान लो अभी यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे हैं और आपको टीचिंग करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये अभी के समय में तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इस काम को अपराध बना दिया जाए कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वो भी पढ़ाने के संबंधित, तो वो एक अपराध है। तो बाद में इस पे कानून बना करके उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि जब कानून बना और कानून बनने के बाद में अगर आपने उस तरह का अपराध किया तभी आपको उस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। कानून बनने से पहले अगर आपने गलती की है तब आपको उसके लिए दोषी नहीं माना जाएगा। तो ये जो होता है ये अनुच्छेद 20 के तहत होता है। देखिए ये सारे डिटेल आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको अच्छे समझ में नहीं आई हुई हो तो आप उसे दोबारा देख लीजिएगा या फिर मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देता हूँ, जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। देखिए इसमें पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे हम जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में ही बोलते हैं ना, यानी कि आपको जीने का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार है। और ये जो स्वतंत्रता है हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको जैसे कि आत्महत्या करने का जो अधिकार है वो नहीं प्रदान किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे उस काम के लिए दंडित किया जाता है ना? तो यहाँ पर आपको जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके तहत और कई सारे अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। जीवन जीने से संबंधित जो भी एसेंशियल जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, तो ये जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो इसके तहत ये अधिकार भी आपको प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी खाना खाने के अधिकार, घर घर बनवाने का जो गवर्नमेंट वगैरह घर बनवाती हैं वो इसी अधिकार के तहत आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे जो है संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए ये भी एक तरीके के जो अभी के समय में शिक्षा जो है जो अधिकार है वो एक तरीके से मूलभूत अधिकार है और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और ये आर्टिकल 21 में ही शामिल किया गया है। क्योंकि शिक्षा भी जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। अगर शिक्षित नहीं है तो हो सकता है उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी आज के समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारी जो जीवन जीने का अधिकार है उसके तहत ही इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो देखिए गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में हमें आर्टिकल अनुच्छेद 22 में बताया गया है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसके पहले आपको नोटिस देना होगा। ठीक है, आपको बताना होगा, पुलिस को बताना होगा कि आपकी गिरफ्तारी किस वजह से की जा रही है ना? तो उसके उससे संरक्षण दिया गया है कि बिना पुलिस बताए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। या फिर अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास 24 घंटे तक ही रख सकती है। अगर उससे ज्यादा वो रखती है तो उसकी उनकी जिम्मेदारी होगी आपकी आपकी सुरक्षा करना, या फिर आपको अगर इस परिस्थिति में कुछ हो जाता है तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है। तो वो अपने पास सिर्फ 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। इसके बाद 24 घंटे के भीतर भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। तो गिरफ्तारी से आपको बचाने के लिए, है ना, वो आपको आर्टिकल 22 में उल्लेखित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्ध किए गए हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने 19 से 22 तक पढ़ा था वो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। इसमें हमें स्वतंत्रता के बारे में बताई गई है। इसके बाद अगर 23 और 24 ये दो आर्टिकल हैं जो हमें बताते हैं, उन दोनों ही आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो आर्टिकल 23 है यानी अनुच्छेद 23, इसमें बताया गया है मानव दुर्व्यापार, यानी कि खरीद बिक्री, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे पहले टाइम पे होता था, दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा में क्या होता था, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और उसे गुलाम बना करके अपने पास रखा जाता था, उन्हें खाना पीना दिया जाता था और काम कराया जाता था बिना पैसे के। तो इस तरीके से उनकी खरीद बिक्री हुआ करती थी, महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की खरीद बिक्री, उनकी मंडियां लगती थी और उन्हें बेचा जाता था। तो इस तरह के दुर्व्यापार जैसी जो घटनाएं हैं वो नहीं की जाएंगी, और ये किसी भी मनुष्य के साथ अगर ऐसा होता है तो ये उसका मूलभूत अधिकार है, और इसके तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के बता सकता है। तो अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार, है ना, बलात् श्रम, इस तरह की चीजों से प्रतिषेधित किया गया है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में, वो भी यहाँ पर आपको प्रश्नों में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है ना। तो देखिए अनुच्छेद जो 24 है जिसमें बताया गया है कि कारखानों में जो हजार्डस वर्क होते हैं यानी खतरनाक काम होते हैं, जो किसी बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसे जो जिनकी उम्र 14 साल से कम है ना, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर कारखानों में कार्य करने की आज्ञा नहीं दी गई है ना। तो अनुच्छेद 24 के तहत बालकों को इससे संरक्षण प्रदान किया गया है कि जो भी 14 साल की से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें कारखानों में अगर किसी काम कराते हैं तो उस कारखाने के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए अनुच्छेद 23 से 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित था। अब अगर हम इसके आगे बात करेंगे 25 से लेकर के 28 तक, जो 25 से लेकर के 28 तक का जो अनुच्छेद है उसमें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी धर्म एवं संस्कृति की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार के बारे में बात की गई है। तो ये है अनुच्छेद 25, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात कही गई है। तो देखिए 25 से लेकर के 28 तक तो हमने देखा है कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें आप किसी भी धर्म से संबंधित है वो आप मना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद उसके संगठन करने की बात की गई है। इसके बाद आपके जो धार्मिक चीजें हैं उसके लिए गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी। और उसके बाद जो चौथी चीज लिखी गई है उसमें आपको दिया गया है कि आप अपने धर्म से संबंधित जो भी संगठन है वो बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा जो आगे देखते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 29 है, 29 से लेकर के 30 तक, यानी 29 और 30 में बताया गया है सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 29 है जिसमें बताया गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो भी ट्राइबल्स ग्रुप, यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप इंडिया में रहती हैं, है ना, जनजातियां जनजातियां जो होती हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। उनका जो अपना कल्चर है, उनका जो पहनावा है, उनके जो अपने तौर तरीके हैं, उन चीजों के भी संरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 29 में कही गई है। वहीं अगर हम क्वेश्चन 20 की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। तो देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो जनजातियां हैं, उनको अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रशासन करना का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया है। यानी कि उनके स्कूल जो होंगे वो उनकी भाषा में होंगे। ठीक है, और उनकी भाषा में होंगे तथा उसकी तहत ही पढ़ाई उनकी की जाएगी। जो भी उनके जो भी कल्चर है उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये किसके बारे में, ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 30 में जो है वो हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो कि 29 में है, और
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने जो है ये अधिकारों के बारे में जाना जो कि हमारे मौलिक अधिकार थे, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 से संबंधित है ना? इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक और प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 21 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? है ना? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या मतलब है? यानी कि अगर जो आपका मौलिक अधिकार है, अगर उसे कोई खत्म करता यानी आपके जैसे वाक एन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है ना? दोष सिद्धि से संरक्षण की स्वतंत्रता है, बलात् श्रम से स्वतंत्रता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की स्वतंत्रता है। तो अगर इन सभी स्वतंत्रताओं को अगर कोई संस्थान, कोई व्यक्ति या कोई सरकार उस पे पाबंदी लगाती है, तो उसके लिए आपके पास संवैधानिक उपचार का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यानी कि आप इस मामले को लेकर के सीधे आप सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और संवैधानिक उपचारों के तहत आर्टिकल 32 जो होता है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो इसके लिए रीट जारी करे और जो भी इसके गिल्टी होते हैं उसे वो पनिशमेंट कर सकता है। यानी कि आप इस मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इस प्रश्न से संबंधित समझ में आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना? अभी तक जितने भी हमने आपको जो अनुच्छेद कराए गए हैं, वो सभी के सभी अनुच्छेद एग्जामों में कई बार बार-बार पूछे गए हैं। इसमें से हर एक जो अनुच्छेद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी आपको स्किप नहीं करना है, ये सभी आप याद करते जाइए और उनमें से भी जो ये जो लाइन है जैसे बार-बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि क हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत किस अनुच्छेद को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, तो वो है अनुच्छेद 32। ठीक है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अनुच्छेद का ही इस्तेमाल करके आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हो। अगर ये नहीं होता तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसे सरकारें, संस्थान या कोई व्यक्ति आराम से हनन कर सकता था और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब तक उसका संरक्षण नहीं हो सकता तब तक उन अधिकारों का कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो आर्टिकल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगले प्रश्न में दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में लिखा गया है? तो देखिए अब आगे के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को मैं करा देता हूं। अभी तक मैंने कंटिन्यू कराया आपको। अब जो भी आर्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी कई बार पूछे जाने की संभावना है, तो उस तरह के ही अनुच्छेदों को यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए ग्राम पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण के बारे में बताया गया है? तो देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों स्वतंत्र निकाय हैं, है ना? ये दोनों अपने आप से अलग हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जो सरकारें होती हैं जो कानून या फिर देश में कार्यों से संबंधित होती हैं। न्यायपालिका जो होती है वो हमारी जुडिशरी सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जो भी कोर्ट्स होती है न्याय का जो काम करती हैं वो न्यायपालिकाएं होती हैं। तो इन दोनों के कार्यों के पृथककरण की जो बात है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है ना? मूल अभी तक हमने जो पढ़ा था वो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, उसके साथ साथ में हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, है ना? कर्तव्य क्या है कि हमें अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, अपने राज्य के प्रति या फिर देश में जो भी पब्लिक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उन सभी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद डी नंबर आंसर है जिसमें अनुच्छेद 51 क में आपके मूलभूत कर्तव्य जो है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है?
ये मूलभूत कर्तव्यों को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो इसे रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये भी आपको पूछा जाता है कई बार, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। चलिए, अगर रसिया का नाम आया है तो इससे हम एक सवाल पूछते हैं, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि जो रसिया का जो संविधान है उसका क्या नाम है ना? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? रसिया के संविधान का क्या नाम है? जैसे हमारा जो संविधान है यानी कि पार्लियामेंट है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पर हमारी जो संसद बैठती है उसे हम संसद या फिर इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। अगर हम यूएस के पार्लियामेंट की बात करें तो उसे हम कांग्रेस बोलते हैं। उसी तरीके से रसिया की जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, और ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में वो यही पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस में दिया गया है, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां किस में हैं, राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है ना? राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति संबंधित सभी महत्वपूर्ण सभी अनुच्छेदों के बारे में आपको जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर यहाँ आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जाकर के आप क्लिक करके या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो सभी मैंने वहां पे दिए हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ उनसे जो काफी बार परीक्षा में पूछे गए वही अनुच्छेद वो शामिल यहाँ पे किया हूँ। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है ना? तो देखिए, राष्ट्रपति के बारे में यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या होगी वो अनुच्छेद 55 में दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 55 में है। अब इसमें आप 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 जोड़ने से ये हो जाएगा 66, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 66 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति प्रदान है ना? आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है तो या फिर किसी भी तरह का उसे उम्र कैद या फिर और कोई सजा जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, तो उसके पास एक अंतिम अधिकार होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत देता है? तो वो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 72, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है? ये एक तरीके से भारत जो सरकार होती है ये भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होता है सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में जा करके अपने मदों को, सरकार की जो मदें होती हैं उसको रखता है ना? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 के तहत यहाँ पे आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि आपको इन्हें जरूर पूरा का पूरा देखना ही चाहिए और इन्हें जरूर याद भी करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो भी आप देंगे, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा देंगे, अगर उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट से प्रश्न आता है, आपका जो सिलेबस है उसमें पॉलिटी है, तो अनुच्छेदों में से ये जो अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ ये 100% ही आते हैं। इन्हीं में से कोई एक अनुच्छेद आ जाएगा, दो अनुच्छेद आ जाएगा और उसे आपको करना होगा। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, 50 अनुच्छेद मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और अगर आपको इन अनुच्छेदों से संबंधित याद करने में डिफिकल्टी होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कुछ, जो अभी देखिए मैंने इस पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर ट्रिक चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो देखिए, संसद के गठन की बात करी गई है तो आपको क्या करना है, संसद के गठन का प्रावधान को याद करना बहुत ही सरल है। आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि संसद के बारे में याद करना क्या है, बहुत ही सरल है। अब सरल है तो सरल से क्या हो सकता है आप ये समझिए, ठीक है।
तो देखिए इस तरह के कुछ ट्रिक बन जाते हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, आप खुद से ही बना सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, तो इन सभी आर्टिकल्स को याद करने का एक बढ़िया सा ट्रिक लेकर के आएंगे और आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या सरल से क्या याद हो सकता है, तो सरल स के सामने लिख दीजिए 79, ठीक है, और र के सामने लिख दीजिए 79 के बाद क्या आता है 80, और ल के बाद लिख दीजिए 81। ये कंटिन्यू है 79, 80 और 81 है ना, 79, 80 और 81। तो संसद के गठन का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 79 में है। र से क्या होता है, राज्यसभा, तो संसद का ही पार्ट होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में किस में है, 80 में। और ल से क्या होता है, लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में किस में लिखा गया, 81 में। तो देख रहे हो आप इजीली इस तरीके से याद कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स मैं लेकर के आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर इसे पूरा देखिए। और वीडियो को एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करने से आपके मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जो खास इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूअसली, है ना। तो अभी देखिए आपको इसे करना आसान हो जाएगा कि अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बात किया गया, तो 79। वहीं अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया, तो राज्यसभा किस में आएगा, तो सरला में स र राज्यसभा यानी कि 80, तो यहाँ पर अनुच्छेद 80 आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं जब हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें बताया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना, तो मैंने क्या लिखा था, स र ल, सरल, सरल है, तो यहाँ पे था 79, 80 और यहाँ पे क्या आएगा 81। तो इस तरीके से अनुच्छेद 81 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है, आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न है आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा, धन, धन को आप याद करने के लिए अगर सिंपली बोला जाए तो 10 धन, 10 धन, 10 से याद रख सकते हो, यानी कि अनुच्छेद 110 में धन, 110 में क्या है धन, तो एकदम साउंड मिलता जुलता आ रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि धन विधेयक जो की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भारत में, तो न्यू दिल्ली में है, आप इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, आपको इसे याद रखना है ना, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है, और उसके बारे में जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, जिसे हम CAG बोलते हैं, CAG बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो देखिए अनुच्छेद 148 के तहत ये आता है। ये करता क्या है, तो देखिए महानियंत्रक एवं महालेखाकार जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब किताब रखता है, कि इसी वजह से हमें पता चलता है कि भारत सरकार ने कहाँ कहाँ पर कितने पैसे खर्चे किए, अगर उसमें से कोई घोटाला हो जाता है तो वो इसी के माध्यम से पता चलता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक और प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अभी के समय भारत का CAG कौन है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार कौन है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अनुच्छेद 38, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है ना, राज्यपाल की नियुक्ति देखिए कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो ये अनुच्छेद 155 के तहत यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता, देखिए जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की बात करें तो मैंने आपको महान्यायवादी के बारे में बताया है ना, केंद्र सरकार में कौन होता है, महान्यायवादी, उसी तरीके से राज्य सरकार में कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से वकील का काम करता है, किसी भी कोर्ट में राज्य सरकार की जो बातें हैं वो रखने का काम महाधिवक्ता की तरफ से किया जाता है, और ये जो है अनुच्छेद 165 के तहत आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है ना, हाई कोर्ट्स के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए ये याद रखना सिंपल है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट याद रखा है 124 में है, तो जो हाई कोर्ट होंगी उसमें यही सारे वर्ड्स हैं, बस दो को आगे कर दिया गया है। तो 214 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 214, यानी कि उच्च न्यायालयों की जो बात है वो अनुच्छेद 214 में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया था, जिसमें बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से इसे संविधान के हृदय और आत्मा का उल्लेख किया गया है, और मैंने इसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षण के लिए रीट जारी करती है, या फिर वो रीट जारी करने की जो शक्ति होती है वो हाई उच्चतम न्यायालय की होती है अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और ये जो उच्च न्यायालयों को जो रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये रीट कुल कितने तरह के होते हैं ये अलग विषय है, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए है ना, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा कि जो रीट जारी की जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हैबियस कर्पस होता है, मैंडमस होता है, यानी कि परमादेश होता है, उत्प्रेक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है। तो ये रीट के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो देखिए दिल्ली के संबंध में जो कि विशेष राज्यों की जो दर्जा प्रदान किए जाते हैं वो उनमें से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 239 जो है वो दिल्ली से संबंधित है, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, या फिर पहले जम्मू कश्मीर से पूछा जाता था जो 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जे के प्रावधान था, तो वो अब हटा दिया गया है ना, तो अब उसे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, इसमें पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो देखिए ये अनुच्छेद 280 में बताया गया है, आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, जैसे कि आईएएस हो गया, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके बारे में बेहद जानती ही होंगी, या हर कोई जानता ही है, आईएएस, पीसीएस, सॉरी आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, ये जो भारतीय अखिल सेवाएं होती हैं इनके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको इसे याद रखना है अनुच्छेद 312 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्यों में लोक सेवा आयोग होती है, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो ये इस तरीके से ये संघ और राज्यों की लोक सेवाओं के बारे में जो उल्लेख है वो 315 में है। तो 312 और 315 ये दोनों ही अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। आगे जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है ना, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 340 में बताया गया है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक जो वही मैंने आपको अनुच्छेद कराया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आप स्किप मत करिएगा, है ना, ये एग्जाम में कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, और अभी जो एग्जाम आपको हुए रिसेंट में, जैसे एनटीपीसी का हुआ पेपर और सीएचएसएल का पेपर हुआ, तो वहां भी ये कई बार पूछा जा गया था शिफ्टों में। तो जरूर आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन अनुच्छेदों से। आगे जो है जैसे कि आपका एग्जाम जो है अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, तो पहले तो ग्रुप डी का एग्जाम अभी आपको उम्मीद है कि जो है वो अगस्त में 17 अगस्त से स्टार्ट होने की बात कही गई है। तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इन सभी अनुच्छेदों को याद रखें। आगे भी हम ऐसे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे वीडियो बनाते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे। तो आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, ताकि आगे की जो वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जरूर लेकर के उसको आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो देखिए संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में
वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। तो देखिए आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों ही को ही मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक आपको याद करने के लिए मैं आसानी कर देता हूँ। देखिए आपको याद रखना है 352, ठीक है। 352 में आपको जोड़ना है कितना, 4। 352 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 356, ठीक है। और फिर आपको 356 में 4 और जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, 360। तो इस तरीके से ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं आपातकाल से संबंधित। आइए हम बताते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो देखिए 352 जो है वो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, है ना। तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, जो कि भारत में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है ना। तो आप इसे याद रखें, ये बहुत बार पूछा जाता है। 352 किसके तक क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपात है यानी कि नेशनल इमरजेंसी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। वहीं 356 की बात करें तो ये होता है राष्ट्रपति शासन, है ना, प्रेसिडेंट रूल। कभी जब किसी प्रेसिडेंट रूल जो होता है, देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। राष्ट्रीय आपात जो होता है वो पूरे देश में लगाया जाता है ना, एक बार पूरे देश में लग जाएगा। ये इसके कितने आधार होते हैं, ये 3 आधारों पर लगाए जाते हैं। कोई बाहरी आक्रमण हो गया है देश पर तब लगाया जाता है, ठीक है। या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, सेना ने विद्रोह कर दिया है, तब इसे लगाया जा सकता है। या फिर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि किसी देश के द्वारा हमारे देश की जो स्थिति है वो गंभीर खतरे में पड़ सकती है, हमारे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो इन आधारों पर 352 आर्टिकल का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 356 जो होता है वो होता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो किसी खास जगह, किसी खास राज्य में लगाया जा सकता है। जैसे भारत में अभी तक जो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो लगा है पंजाब में, आपको इसे ध्यान रखना है। और कई बार अलग अलग राज्यों में ये राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाए जा चुके हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के तहत लगाया जाता है। और जो 360 है वो होता है वित्तीय आपात। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 360 जो होता है वित्तीय आपात तब लगाया जाता है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत का जो वित्तीय स्थिति है, जैसे अभी के टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि श्रीलंका, श्रीलंका के पास अभी क्या हाल हुई है कि उसके पास पैसे की कमी हो गई है, यानी कि फॉरेन रिजर्व उनके पास बिल्कुल बचा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से महंगाई बढ़ गई है और अभी के टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये क्या है, वहां पर वित्तीय संकट आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो पहले से ही उनके पास, हमारे आर्टिकल में 360 नंबर आर्टिकल दिया गया है जिसको बारे में बताया गया है कि भारत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रश्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और आपने पढ़ा भी होगा कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन किए जा चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में, है ना। तो इस तरीके से इस संविधान में जो संशोधन की करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न जो आज का 50 नंबर है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। लिखा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। तो हालांकि मैंने इस अनुच्छेद के बारे में अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे डिस्कस भी किया काफी अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर इसको आप बता पाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 360 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 1, तो इनमें से किसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 50 अनुच्छेदों के बारे में बताया है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आपके पास की अभी जो रिसेंट में आपके पेपर होने वाले आरआरबी ग्रुप डी का और एसएससी का। तो इन सभी पेपर में जरूर ये पूछा जाएगा, है ना। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से अभी तक नहीं याद हो पाया तो आप एक बार और वीडियो को देखिए और एकदम से देखते जाइए और आंसर खुद से करिए, तो आपको लगेगा कि अब आपको याद हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखेंगे, बाकी आप अपना काम कर दीजिए। प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको यहाँ पे मिल जाए। साथ में अगर कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई अनुच्छेद के बारे में डिस्कशन समझ में नहीं आया,
तो कमेंट करिए। इसके अलावा अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करिए। और हमारे प्रश्न में जो अभी तक मैंने लगभग 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं, उन सभी 3 प्रश्नों का आप कमेंट करिए, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे ज़रूर हार्ट दूंगा। तो आप समझ जाइएगा कि उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।